नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, अब एचपी हाई कोर्ट के पेपर कभी भी हो सकते हैं और उसमें हिंदी भाषा जो है, ठीक है ना, उसके जो लेक्चर्स हैं वो मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। और आज जो पहला लेक्चर है वो हम निबंध लेखन पर लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो निबंध लेखन है वो कितना और कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है हाई कोर्ट के पेपर में, क्योंकि 25 अंक जो है वो निबंध के आते हैं, ठीक है ना, और 15 अंक जो है वो अनुवाद के होते हैं। तो कुल मिलाकर जो 40 मार्क्स है उसका आपका पेपर आता है हिंदी का। तो इसलिए उसका जो अभ्यास है वो बहुत ही आवश्यक है। अब मेन बात क्या है कि अब जैसे इस लेवल पर आप आ चुके हैं, इस स्तर पर आ चुके हैं कि आपके पास बहुत सारे विचार हैं और बहुत सारी मतलब अच्छी अच्छी थॉट्स है कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, ये चीज़ वैसे होनी चाहिए। समाचार आप सुनते रहते हैं, लेकिन निबंध में क्या देखा जाता है कि जो आपके विचार हैं वो किस प्रकार के हैं, वो सकारात्मक है, कितना मतलब आप में आपका जो स्वभाव है वो उग्र है या कैसा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो निबंध के माध्यम से परखी जाती हैं। और 25 मार्क्स यूं ही नहीं है। और साथ ही साथ निबंध में क्या होता है कि हम विचार तो बहुत अच्छे अच्छे कर लेते हैं, लेकिन सोचना और उसी सोच को आप पन्नों पर कितने अच्छे से उतार पाते हैं, उसके लिए लेखन का अभ्यास बहुत आवश्यक है। और लेखन के अभ्यास में देखिए, वर्तनी की भी गलतियां होती हैं, मतलब स्पेलिंग्स की। फिर आप कभी कभी लिंग वचन वगैरह की वाक्य निर्माण में थोड़ी गलतियां कर देते हैं। तो इसलिए इसका जो अभ्यास है वो बहुत ही आवश्यक है। तो लेखन का अभ्यास भी आवश्यक है और निबंध को सही से लिखने का अभ्यास भी बहुत आवश्यक है। तो इसी से संबंधित हमारा आज का पहला लेक्चर है, जिसमें कि सबसे पहले हम करेंगे निबंध का परिचय। फिर निबंध के माध्यम से क्या क्या चीजें परखी जाती हैं वो एक बार हम आपको बताएंगे। दूसरी चीज है कि निबंध लेखन में महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। अब जैसे क्या होता है, मैंने आपको बताया था अभी कि इस लेवल पर आकर आपके पास विचार तो बहुत हैं, लेकिन उन विचारों को किस प्रकार से संगठित कर एक जगह पर रखकर उसे प्रेजेंट कैसे करना है, प्रस्तुत कैसे करना है। क्योंकि आपने मतलब कि बहुत ही प्रचलित जो कथन है वो सुना होगा, जो दिखता है वो बिकता है। तो आपके पास विचार कितने भी अच्छे क्यों ना हो, जब तक आप उसको कागज पर अच्छे से प्रस्तुत नहीं करेंगे तब तक जो एग्जामिनर है वो आपको मार्क्स नहीं देगा। तो इसी चीज का हमें अभ्यास करना है। फिर अच्छे निबंध की विशेषताएं क्या होती हैं। अब क्या होता है कि कुछ कुछ अगर हमें की पॉइंट्स पता होंगे ना, तो निबंध लेखन को हम बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। और साथ ही साथ उसका एक उदाहरण भी देंगे आपको, और वो भी जो भी प्रीवियस ईयर पेपर में ही हाई कोर्ट के पेपर में निबंध का एक विषय आया था, उसी पर हमने आपके लिए एक निबंध लिखा है। मैं आशा करती हूँ कि वो आपको अच्छा लगेगा और उससे आपको एक दिशा मिलेगी कि किस प्रकार हम निबंध लेखन का अभ्यास करें। चलिए जी, तो सबसे पहले तो अगर हम जस्ट शॉर्ट इंट्रोडक्शन होगी, थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं, कि जैसे निबंध है वो वह गद्य रचना है जो किसी विषय पर क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्रमबद्ध रूप से। क्रमबद्ध रूप का मतलब ये नहीं कि जैसे कि स्टेप वाइज कहा, और यहाँ पे सब हेडिंग्स वाली जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है। भाई देखिए, अब आप इस स्तर पर हैं कि अगर आप हाई कोर्ट पर हैं, अगर आपको कोई रिपोर्ट सबमिट करनी है, किसी को कोई पत्र लिखना है, ठीक है ना, उसके लिए ये आपको अभ्यास करवाया जाता है कि आप गद्य जो है वो कितने अच्छे से लिखते हैं। देखिए साहित्य में क्या होता है, गद्य होता है एक पद्य, पद्य अर्थात कविता, और गद्य होता है कि जैसे आपका पैसेज हो गया, निबंध हो गया, पत्र हो गया, जो पैसेज फॉर्म में लिखा जाता है। तो आप अपने जो विचार हैं या जो आप कहना चाहते हैं उसे किस तरीके से लिखते हैं, मतलब कि महत्वपूर्ण बात कहाँ पर लिखनी है, प्रारंभ कैसे करना है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सही तरीके से लिखने को ही हम निबंध कहते हैं। फिर देखिए, अब निबंध लेखन जो है ना वो लेखक के मन की प्रवृत्ति के अनुरूप होना चाहिए। और ये चीज़ मैं आपके लिए क्यों लेकर आई हूँ, आप सभी जानते हैं कि निबंध में आपको चॉइस दी जाती है, विकल्प दिया जाता है, आपको 3-4 टॉपिक्स दे दिए जाते हैं और आपको एक विषय चुनकर उस पर निबंध लिखना होता है, वो भी जितनी मतलब शब्द सीमा दी गई है उसके अंतर्गत। ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगर आपको 800 शब्द दिए हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको लिखना पड़ेगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 800 शब्द है तो पूरे पूरे 800 शब्द वहां पर आप गिनने नहीं बैठेंगे। मेन चीज़ क्या होगी वहां पर आपको ये देखना है कि जैसे आपने मतलब पहली जो लाइन है आपकी उसमें मान लीजिए 12 शब्द हैं, ठीक है ना, तो आपके 600 शब्द कहाँ पर हो जाएंगे जब 50 पंक्तियां हो जाएंगी। जैसे 12 × 50 आपका कितना होता है, 600। और उस अकॉर्डिंगली फिर आप थोड़ा कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर इसमें 20 पंक्तियां और जोड़ दी तो हमारा अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा मतलब 800 के करीब। यही चीज़ है कि, और 800 का मतलब ये नहीं 800, वो 770 भी हो सकता है, ठीक है ना, 745 भी हो सकता है, आपका 820 भी हो सकता है, तो मतलब उसके आसपास। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और वो तभी संभव होगा जब जो आपका जो विषय है, जो निबंध के लिए आप विषय चूज करेंगे, वो आपकी मतलब मन की प्रवृत्ति के अनुरूप हो। अब इसमें भी आपको 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। क्या होता है, कभी कभी कोई विषय ऐसा है जिसमें हमारा इंटरेस्ट तो बहुत है, हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो अगर उसके बारे में हमें जानकारी ही नहीं है तो फिर हम लिख कैसे पाएंगे। तो इस, और जानकारी से मेरा मतलब ये नहीं कि आपके पास न्यूमेरिकल फिगर्स हो, जैसे आपके ने विषय देखा होगा इतने % ये हुआ, इस ईयर में ये हुआ। मैं केवल न्यूमेरिकल फिगर्स की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब कि कोई भी ऐसा मतलब विषय जिसके पास आप जिसके लिए आपके पास विचार हो, अच्छे विचार हो, जो आप प्रस्तुत कर सकें, दिखा सकें किसी को, वो भी तर्क के साथ।
सबसे महत्वपूर्ण ये है निबंध में याद रखिएगा, जैसे ये है कि स्वच्छंद गति पर आधारित होता है निबंध, ठीक है ना। जो आपके मन में है आप अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन जो पक्ष है वो कहते हैं ना कि अगर गलत बात को भी अच्छे से मतलब प्रूफ के साथ की जाए तो वो सही लगने लग जाती है। और ऐसा नहीं है कि आप गलत लिखेंगे, कहने का तात्पर्य कि आप कोई भी विषय चुने लेकिन उसके साथ मतलब जो भी आप लिखें उसमें तर्क के साथ लिखें, जिससे कि सामने वाला संतुष्ट हो जाए कि हाँ आपकी बात से मतलब एग्री कर जाए वो। फिर है अब निबंध में क्या होता है, जैसे लेखक का जो चिंतन है कि वो किस प्रकार सोचता है, संकुचित दायरे में सोचता है या विस्तृत सोच है उसकी, वो केवल व्यक्तिगत रूप से सोचता है या राष्ट्र के लिए सोचता है, विश्व के लिए सोचता है, किस प्रकार से सोचता है, वैचारिक स्तर क्या है उसका, किस लेवल का वो सोचता है, विषय पर उसकी स्वयं की विचारधारा क्या है। ये सारी चीजें जो है वो आपके निबंध से स्पष्ट हो जाती हैं। आगे देखिए, जरूरी नहीं कि जो आप लिखें सभी को स्वीकार्य हो। अब देखिए, किसी की थॉट प्रोसेस कुछ है, किसी का थॉट प्रोसेस कुछ है, कोई किसी चीज को मानता है, कोई किसी चीज को मानता है। आपको टेंशन नहीं लेनी है, आप जो भी मतलब की टॉपिक डिसाइड करें और जैसा भी ले मतलब, और कोशिश ये करेंगे ना किसी के ना पक्ष या विपक्ष में ना हो। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसमें कुछ अच्छाइयां भी होती हैं, कुछ बुराइयां भी होती हैं, तो बेहतर ये रहता है निष्पक्ष रहें। अब जैसे कोई भी चीज है, ठीक है ना, अगर पेड़ों की कटाई हो रही है तो किसी ना किसी वजह से ही हो रही होगी, ठीक है ना, तो कुछ हद तक कुछ सीमा तक पेड़ों की कटाई सही है, लेकिन अगर पेड़ों की कटाई ज्यादा हो जाएगी तो प्राकृतिक संपदा भी नष्ट होगी, ठीक है ना, पर्यावरण पर भी बुरा असर पड़ेगा। तो हर सिक्के के दो पहलू हैं, वो दोनों ही पहलू आपको एग्जामिनर को समझाने हैं तथ्यों के साथ। आगे देखिए, अब जैसे अगर मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे हिमाचल प्रदेश का ही जैसे सबॉर्डिनेट का एग्जाम होता है, उसमें देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 800 शब्दों में लिखना और 40 मार्क्स का आया हुआ है। और विषय क्या क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, चुनावी खर्च में बेतहाशा वृद्धि, हिंदी कविता में प्रगतिवाद, उच्चतर शिक्षा संस्थानों में राजनीति और वर्तमान भारतीय राजनीति में किसानों की उपस्थिति। तो देखिए कि मतलब मेन बात क्या है कि आपको किस प्रकार से आप जो समाचार वगैरह सुनते रहते हैं, और सुनना जरूरी भी है अगर आपको ये निबंध वगैरह लिखना है, ये सब लिखना है, तो उनको आधुनिक घटनाओं से वर्तमान समय से कैसे आप जोड़ पाते हैं। फिर जैसे 2019 का देखिए, एक बार 1000 शब्दों में पूछा गया था, 1000 शब्दों में लिखना है आपको निबंध, और वो भी क्या क्या थे, राष्ट्र निर्माण में युवा वर्ग का योगदान, तकनीक की दुनिया में खो रहा बचपन, वर्तमान भारतीय समाज में नैतिक मूल्यों का पतन। तो इस प्रकार के थे। लेकिन और यहाँ पर एक और भी चीज ध्यान में रखिएगा, अब जैसे अच्छे निबंध से अपेक्षाएं क्या होती हैं, पहले तो मैं आपको ये बता दूं शॉर्ट में, फिर हम पूरा का पूरा निबंध भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। सही शब्दों का चयन, सबसे पहले तो कभी कभी क्या होता है, जब मैंने आपको बताया कि हम सोचते तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको लिखने के लिए सही शब्द कौन से हैं। और सही शब्द का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही साधारण सी भाषा, पहले तो खैर साधारण सी भाषा से ही लिखने का अभ्यास प्रारंभ कीजिएगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे, आप अपने लिखी हुई कृति को पढ़िएगा और देखिएगा कि कैसे उसे कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। अब जैसे मैं कहूँ, तुम तो बहुत गहरी चिंता में डूबे हुए हो, अब इसी को अगर मैं ये लिखूं, तुम तो बहुत ही गहन चिंतन कर रहे हो, तो दोनों में अंतर है ना। बहुत ही गहरी सोच में डूबे हो और गहन चिंतन कर रहे हो, दोनों में अंतर है, प्रभाव भी उससे भिन्न भिन्न ही पड़ेगा। वही चीज़ है, वही आपको अभ्यास करना है, और उसके लिए हम आपके साथ हमेशा हैं। आप तैयारी कीजिए, एक डेमो जो है वो आप हमें दीजिए, हम आपको पेपर चेक करके देंगे, उसमें इंप्रूवमेंट्स करवाएंगे, ठीक है ना, इसीलिए ही है। फिर आपका आता है सृजनात्मक शैली। सृजनात्मक शैली, सृजनात्मकता क्या होती है, क्रिएटिविटी। अब क्या होता है कभी कभी कि जैसे मैंने तो स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस भी किया हुआ है, निबंध में एक निबंध को मैं उन्हें देती हूँ टॉपिक, और जैसे मेरी सोच कुछ और है, वो अपनी एक नई सोच देते हैं, जो कि मैं सुनकर बहुत बिल्कुल अद्भुत मतलब वो चीज़ होती है कि उनका बिल्कुल ही डिफरेंट सोचने का तरीका है, और उस चीज़ को वो तर्क के साथ कैसे प्रस्तुत करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो आपकी अपनी एक सोच दिखनी चाहिए कि आप इस चीज़ को मानते हैं, ऐसा मानते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस आप पीछे पीछे चलने वालों में से हैं, नहीं, आपकी अपनी एक सोच होनी चाहिए। फिर है वैचारिक और तार्किक क्षमता। ये परखा जाता है कि जैसे जो भी आपने पक्ष लिया है, ठीक है ना, मतलब जो भी आपने बात लिखी है, आप उसको कितना साबित कर सकते हैं। फिर है विषय से संबंधित आधुनिक ज्ञान। देखिए, ये होगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि जैसे बाई चांस कोई भी न्यूज़ आती है, जैसे वैश्विक आतंकवाद, ठीक है ना, और आतंकवाद ना सही, जैसे कि शांति का पैगाम, उस प्रकार से। तो जो भी रिसेंट अगर आपको लगता है न्यूज़, आप जानते हैं रिसेंट कौन सी न्यूज़ है, वो अगर आप प्रोवाइड करेंगे और जोड़कर लिखेंगे, तो इससे बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जाता है कि किस प्रकार से जो ज्ञान है वो अर्जित करना ही आपका लक्ष्य नहीं होता, उसको वास्तविक जीवन में कैसे उतारते हैं, वो महत्वपूर्ण होता है। फिर है विस्तृत मानसिकता, निष्पक्षता और सकारात्मकता। मेन चीज जो मैंने आपको बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जैसे कहते हैं ना, आपको अपनी कट्टरवादी सोच वो चीज़ नहीं दिखानी है, आपको देखना है कि किस प्रकार से आप स्थिति को समझते हैं और स्थिति के अनुसार ही सही निर्णय कर पाते हैं। ये चीज़ें निबंध में देखी जाती हैं। फिर मौलिक विचार। अब मौलिक विचार का मतलब ये नहीं बहुत ही शुद्ध, मौलिक मतलब होता है ओरिजिनल थॉट्स। आपके निबंध को पढ़ के ऐसा ना लगे कि बस जो आपकी सुनी सुनाई बातें आपने बस वही लिख दी,
अगर मैं कहती चलिए सुनी सुनाई बात भी लिखी है तो आप इस बात से कितने सहमत हैं और क्यों हैं, वो चीज आपको वहां पर दर्शानी है। फिर है जैसे तथ्य और प्रमाण, बाय चांस अगर वहां पे जरूरत पूछे जैसे आवश्यकता अनुसार, अगर तो रिक्वायर्ड है तो दीजिए, नहीं रिक्वायर्ड तो प्लीज गलती करने से अच्छा उस चीज को अवॉइड करें, ठीक है ना। फिर है विषयों से जुड़ी घटनाओं का वर्णन, जो मैंने आपको पहले ही कहा कि बाई चांस अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी घटना है या समाचार है जो आप उस विषय के साथ जोड़ सकते हैं, जरूर लिखिए वो। फिर है इसकी कुछ विशेषताएं भी होती है कि निबंध अच्छा कब होता है कि एक तो आपकी जो भाषा है वो थोड़ी प्रभावपूर्ण और स्पष्ट होनी चाहिए, ये चीज हमेशा याद रखिएगा, स्पष्ट। कभी कभी क्या होता है हम ना हिंदी के वाक्य बहुत लंबे लंबे कर देते हैं या बहुत ही मतलब इंप्रेसिव वर्ड्स लिखने के लिए हिंदी के जो शब्द होते हैं, भारी भारी शब्द लिखने के चक्कर में ना हमें पता ही नहीं चलता वाक्य लिख क्या रहे हैं। यहां पर स्टूडेंट जो है वो गलती कर जाते हैं। मैं कहती हूँ चाहे आप सरल भाषा का प्रयोग कीजिए, लेकिन जो भी आपने लिखा है ना वो सरल तरीके से सामने वाले को समझ में आ जाए। वो क्या होता है ना कि अगर आप किसी के लिए काम जो है ना, अब जैसे आप खुद को एग्जामिनर मानिए, अगर आप कोई चीज़ चेक कर रहे हैं और वो थोड़ी आपको कठिन लग रही है ना, फिर आपको मतलब मन उठ सा जाएगा। अगर आपको उसे 10 में से 8 मार्क्स देने होंगे ना, आप 6 देंगे, क्योंकि चिड़चिड़ा सा हो जाएगा आपका स्वभाव। तो कोशिश करिए जो आपने लिखा है वो स्पष्ट रूप से लिखें कि सामने वाला उसको पढ़ते ही उसका अर्थ समझ जाए। ये होती है एक तो चीज़। फिर है शब्द सीमा का तो आपको ध्यान रखना ही है, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आपका है विचारों की पुनरावृत्ति से बचना। क्या होता है कभी कभी कि हमें लगता है कि ना ये जो पॉइंट है ये तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है निबंध में, इस विषय में तो ये जो पॉइंट है ये तो तहलका मचा देगा, और फिर हम क्या करने लग जाते हैं, उसी पॉइंट को ना अलग अलग तरीके से बार बार लिखने लग जाते हैं। ये आपका सबसे वीक पॉइंट बन जाता है। अगर एक विचार है, एग्जामिनर जो है ना वो बहुत एक्सपीरियंस है, उसने अच्छे से सब समझा हुआ है, अगर आप एक पॉइंट को अच्छा मानते हैं उसे थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दीजिए, बाकी जो है फिर अगले थॉट्स पर आइए। एक ही चीज़ को अगर आप रिपीट करके लिखेंगे ना तो वो अच्छे पॉइंट की वैल्यू भी गिर जाएगी। और हाँ, यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़, निबंध में ना आपको एक तो ये जो होती हैं सब हेडिंग्स जो होती हैं याद रखिएगा नहीं करनी है, या आप स्कूल लेवल पर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर हैं, तो ये जो होती हैं आपकी सब हेडिंग्स, एक तो आपको इनको अवॉइड करना है, नहीं लिखनी है ये, कि जैसे शीर्षक, शब्दार्थ, उपसंहार, परिणाम, ये मतलब जैसे परिचय, फिर परिणाम, फिर इसके लाभ और हानियां, फिर निष्कर्ष। करते हैं स्टूडेंट्स ऐसा, इस लेवल पर आकर भी मैंने स्टूडेंट्स के पेपर चेक किया, वो करते हैं, सब हेडिंग्स लिखते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद साथ में जैसे मैंने कहा था कि कोई अच्छा पॉइंट मिल जाए उसको अंडरलाइन कर देते हैं। तो ये जो अंडरलाइनिंग है और सब हेडिंग्स हैं, प्लीज इसको अवॉइड कीजिएगा, ये चीज मत कीजिएगा। वो चीज बहुत ही अनौपचारिक लगती है, इनफॉर्मल लगती है, जबकि आपका जो लेखन है वो बहुत ही औपचारिक रूप से एग्जामिनर के सामने जाना चाहिए, फॉर्मल रूप में। आप ये मान के चलिए ना, आप एक फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं या फिर आप एक फॉर्मल रिपोर्ट है जो सबमिट करने जा रहे हैं, अब उसका प्रारूप कैसा होगा वो ध्यान में रख के लिखिएगा। फिर है जैसे लिखने के बाद उसे पढ़ें और उसमें आवश्यक सुधार करें। क्या होता है ना कभी कभी जैसे अगर आपने पहली 2-3 पंक्तियां लिखी हैं, और ये अभी के लिए नहीं है बल्कि परीक्षा के लिए, ये है कि परीक्षा से पहले जब आप लिखेंगे, मैं कहती हूँ 10-10 पंक्तियों से प्रारंभ कीजिए। एक टॉपिक मान लीजिए आपने कोई भी आज मतलब कि कोई न्यूज़ सुनी, उस पर आपको लगा आपको कुछ विचार आपके भी अपने हैं, 10 पंक्तियों में केवल लिखने का प्रयास कीजिए। आप जानते हैं इससे आपको कितना बेनिफिट होगा, आपको पता चलेगा कि जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ उसे मैं कितना कागज पर उतार पाए हम, और कितने अच्छे से उतार पाए। फिर उसी चीज़ को आप दोबारा पढ़िए और देखिए इसमें मैं क्या क्या इंप्रूवमेंट हम कर सकते थे। ये चीज़ होती है, ऐसे होता है अभ्यास। तो ये चीज़ जो है वो आपको करंटली शुरू करनी पड़ेगी जल्दी से जल्दी। फिर है भाषा संबंधी त्रुटियां दूर कीजिए। अगर बाई चांस आपकी हिंदी व्याकरण थोड़ी सी कमजोर है और वाक्य निर्माण करते समय लिंग वचन वगैरह की अशुद्धि आप कर देते हैं, उस पर थोड़ा सा वर्क कीजिए। वो खैर जब आप अभ्यास करेंगे उसको दोबारा पढ़ेंगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। वो वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। स्पेलिंग जो है कोशिश कीजिए स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ी सी कम कीजिए। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग, कहाँ पे फुल स्टॉप आना है, कहाँ पर कॉमा आना है, इसका भी थोड़ा ध्यान रखेंगे तो बेहतर होगा। चलिए मैं कहती हूँ कॉमा भूल जाइए, लेकिन एटलीस्ट जहाँ पे फुल स्टॉप आना है वो तो आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स करते हैं, इसलिए मैंने ये पॉइंट लिखा है। फिर कोई उपयुक्त कथन याद हो तो उसे यथास्थान जोड़ना चाहिए। बाई चांस अगर आपको कोई ऐसा विषय आ जाए और आपको कोई उससे संबंधित मुहावरा, लोकोक्ति या कोई कथन याद आ जाए किसी का, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जैसे पीछे ये था कि किसानों की स्थिति क्या है आजकल, तो आप कह सकते हैं कि वैसे तो हमारे जो नेता हैं वो किसानों के महत्व को अच्छे से समझते हैं, और इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा भी दिया था, जय जवान जय किसान, क्योंकि किसान ही वह व्यक्ति है जो अन्न उपजाता है, देश की भूख मिटाता है, मतलब इस प्रकार से। तो अगर बाई चांस आपको कोई कोट याद आता है जो विषय से संबंधित है, लिख सकते हैं आप, उसका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब देखिए जो मैंने आपको कहा था हाई कोर्ट का जो प्रीवियस ईयर पेपर था उसमें आपके पास 3 विषय आए थे। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग से है खतरे में जान, पर्यावरण की रक्षा करना सबकी शान, हिमाचल में सड़कों की चौड़ाई का काम चलने के मद्देनजर ग्लोबल वार्मिंग पे निबंध लिखिए। बताइए
मतलब कि आपको उसमें सड़कों की चौड़ाई का काम भी दिखाना है, निर्माण कार्य दिखाना है, ग्लोबल वार्मिंग पे कैसे असर पड़ रहा है, और वो भी एक स्पेसिफिक एरिया का, हिमाचल प्रदेश। तो आप याद रखिए, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का पेपर आप दे रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें हिमाचल से कुछ कुछ जो जानकारी है ना वो याद करके जाइएगा, क्योंकि कुछ जानकारियां ऐसी होती हैं जो हर जगह फिट हो जाती हैं किसी ना किसी तरीके से, अगर आपको फिट बैठानी आती हैं। फिर है जैसे कि सोशल मीडिया समाज में जागरूकता लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सोशल मीडिया पर आई गेस डिजिटल मीडिया पर बहुत निबंध आते हैं आजकल, तो उसके बारे में भी आप क्या होता है ना कि इन विषयों से संबंधित ना कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी हिंदी में पढ़ के जाइए, क्योंकि वो जो टर्मिनोलॉजी है वो कहीं पर भी आप फिट कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि आपकी जो नॉलेज है, ठीक है ना, वो आपके एक आलू के समान है जो हर सब्जी में फिट बैठ जाता है। वही आपको करनी है कि ज्ञान अर्जित करके जाना है, ज्ञान अच्छे से लेकर जाना है, अब उसे वहां पे फिट कैसे बिठाना है ये आपके ऊपर है। और अगला है हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अब यहाँ पर एक छोटी सी जो गलती स्टूडेंट्स करते हैं, उन्हें लगता है जो थर्ड वाला टॉपिक है ना वो तो बहुत ही साधारण से, और अगर हम उस पर निबंध लिखेंगे तब तो मतलब कि एग्जामिनर पे ना अच्छा वो इंप्रेशन नहीं जाएगा। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, हो सकता है कि पहले और दूसरे ऑप्शन में आपके पास ज्ञान ज़्यादा ना हो, लेकिन थर्ड के लिए आपके पास हिमाचल प्रदेश की पूरी इंफॉर्मेशन हो, तो क्यों नहीं उस चीज़ का लाभ उठाएं। तीनों अगर ये लेस इंपॉर्टेंट होता तो आपको ये विकल्प में दिया ही क्यों जाता। ये सारे इक्वल लेवल के हैं, आपको कोशिश करनी है जो भी आप विषय चुने उसको तर्क के साथ अच्छे से प्रभावी रूप से प्रस्तुत करें। तो वैसे हम यहाँ पे जो निबंध लिखने जा रहे हैं वो थर्ड नहीं, वो पहला ही विकल्प है कि हिमाचल प्रदेश में सड़कों की चौड़ाई का जो काम उस चलने के मद्देनजर ग्लोबल वार्मिंग पर हम निबंध लिखेंगे। चलिए, तो अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित कोई ना कोई निबंध किसी प्रकार से आ जाएगा, तो उसकी कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे वहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, रावी, व्यास, चिनाब, सतलुज और यमुना। अब ये जो टॉपिक है ये आप कहाँ कहाँ जोड़ सकते हैं। अब जैसे नदियाँ हैं, सड़क निर्माण के कारण आपको नदियों का कोर्स जो है वो मोड़ना पड़ता है, उससे बाढ़ भी आ सकती है, पानी की कमी भी हो सकती है, जैसे बिजली उत्पादन होता है उसमें कमी आ सकती है, तो ये सब चीज़ें आप वहाँ पर कर सकते हैं। फिर वन एवं राष्ट्रीय उद्यान या पर्यटन में भी जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, वहाँ की प्राकृतिक संपदा के लिए जोड़ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश का महत्व क्या है भारत की आर्थिक व्यवस्था में, वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर भाषाएं देखिए हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी बोली जाती हैं, हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, किन्नौरी, पहाड़ी, कांगड़ी, डोगरी, यानी कि विविधता है, बहुभाषिकता। अब इसको आप कैसे इंक्लूड करते हैं ये आपको देखना है कि किसी भी मतलब निबंध में। और अंतिम है पड़ोसी राज्य, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पर भी एक और चीज़ समझिए, पड़ोसी राज्य कहने का मतलब केवल ये नहीं कि उसकी सीमाएं उसके साथ लगती हैं, अगर सीमा चाहे ना भी लगती हो, इतनी सी भी ना लगती हो, लेकिन बहुत ही करीब है, तो उसका भी जो इम्पैक्ट होता है वो आपके प्रदेश पर पड़ता है कि जैसे वहाँ पर कौन सी फसल उग रही है, उसका आयात निर्यात आसान हो जाएगा, ठीक है ना। फिर वहाँ पर कैसी जलवायु है उसका आप पर असर पड़ता है। तो ये सभी चीज़ें बहुत सारी उसमें कर सकते हैं। अच्छा, किसी पड़ोसी राज्य में कोई नया उद्योग लगा है, वो आपके प्रदेश में एक व्यवसाय में लाभदायक सिद्ध हो सकता है, तो उसमें संबंध कैसे हैं, तो राजनीतिक संबंध, औद्योगिक संबंध, हर चीज़ में ये चीज़ें आपके काम आ सकती हैं। अब देखिए, चलिए अब हम जो निबंध है ना वो प्रारंभ करते हैं, और ध्यान से देखिएगा। फिर मैं आपको एक बात बता दूं, मैं कभी ये दावा नहीं करूंगी कि जो हमने निबंध लिखा है वो सबसे महान है, प्लीज़, ठीक है ना। हमने जैसे एक जो निबंध लिखा है वो आपको एक थोड़ी सी गाइडेंस देने के लिए लिखा है। मैं कहती हूँ कि आप इसे 10 गुना बेहतर लिख सकते हैं अगर आप अभ्यास करें तो, लेकिन कुछ स्टेप्स याद रखिएगा। जैसे है स्टेप 1, सबसे पहले क्या है, जब भी कोई अच्छी मूवी आती है, या मैं कहती हूँ मूवी बेकार हो, ट्रेलर जब तक अच्छा नहीं होगा ना लोग मूवी देखने नहीं जाएंगे। आपको भी तो वही करना है, एग्जामिनर का इंटरेस्ट जगाना है। तो उसके लिए सबसे पहले प्रारंभ जो है वो थोड़ा सुंदर करना है और सही मंच तैयार करना है, कि जहां पर फिर आप अपना जो आगे है कि मंच एक बार सेट हो जाए ना कि सामने वाले लोग आपकी बात में इंटरेस्ट लेने लगे, फिर आप कुछ भी बोलते रहिए, वो इंटरेस्टेड ही रहेंगे। अब जैसे मैंने आपको कहा कि जो हम लिखने जा रहे हैं कि सड़क निर्माण से ग्लोबल वार्मिंग पर असर, तो स्टार्टिंग आप कहाँ से करेंगे। अब कभी कभी स्टूडेंट ना सीधे सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं, वो नहीं करना। पहले आपको एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है कि भारत की प्राकृतिक छटाएं इसे, यानी भारत को ही अपूर्व सौंदर्य से मंडित करती हैं। अब आपने भारत से प्रारंभ किया है ये, और क्योंकि आप ये दिखाएंगे कि जो हिमाचल प्रदेश है उसका भारत में मतलब कितना महत्व है। दक्षिण में इसके चरणों को सागर की लहरें धोती हैं, हिंद महासागर, तो उत्तर में हिमालय की श्वेत चोटियां इसका मुकुट बनाती हैं। हिमालय की गोदी में बसा हिमाचल प्रदेश इसी प्राकृतिक सौंदर्य का एक अंश है। तो देखा आपने किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश को इंट्रोड्यूस किया गया, उसका परिचय दिया गया। अब बस अंतर कहाँ पर होगा, अगर तो आपको जैसे कि 600 शब्दों में है तब तो आप ये पूरा लिखिए,
लेकिन अगर आपको केवल 350 शब्दों में है तब आप ये पहली वाली 2-3 पंक्तियां छोड़ के यहां से प्रारंभ कर सकते हैं कि हिमालय की गोद में बसा हिमाचल प्रदेश भारत की प्राकृतिक सौंदर्य का केवल एक अंश है, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है। आप यहां से प्रारंभ कर सकते हैं, पहले 2-3 पंक्तियां मत लिखिए। तो वही है कि हम आपको मतलब कि सारा बता रहे हैं, उसे कम करना है, ज्यादा करना है, कैसे करना है वो आप भी देखिएगा। फिर है लंबे और घने वृक्षों से लदे वन और छोटी छोटी शैल मालाएं, छोटे छोटे नाले और नदियां, तीर्थ और मंदिर, शीतल मंद सुगंधित बहती हुई हवा, हरियाली और पुष्पों के मनमोहक रंग हिमाचल को मानो देवभूमि बनाते हैं। अब ये देखिए, सभी जैसे ही हिमाचल के ऊपर निबंध आता है ना, वो देवभूमि शब्द जरूर जोड़ते हैं। और वो पता क्या लिखते हैं कि हिमाचल को देवभूमि भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्राचीन समय में देवों का वास, कुछ ऐसे करके लिख देते हैं। लेकिन प्लीज वो नहीं, देवभूमि की आपने कितना सुंदर चित्रण किया है एग्जामिनर के सामने, कि जैसे देखिए कि कितनी शैल मालाएं हैं, लंबे घने वृक्ष हैं, ठीक है ना, तीर्थ स्थान है, मंदिर है, शीतल सुगंधित हवा। तो इसे कहते हैं एक स्वर्ग का चित्रण आपने किया है, तो इसीलिए इसे देवभूमि बनाते हैं। सजी दजी प्रकृति यहाँ सबका मन मोह लेती है। फिर है अब जैसे स्टेप 2, संक्षेप में विषय की थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए। अब आते हैं, हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को इस पहाड़ी क्षेत्र को 31 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया था। तब यह ग श्रेणी का राज्य बना था, लेकिन बाद में इसका दर्जा घटाकर इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। फिर वही चीज, अगर शब्द समय सीमा ज्यादा है तब आप ये सारी इंफॉर्मेशन लिखिए, नहीं तो मत लिखिए अगर कम है शब्द सीमा। हिमाचल प्रदेश की सीमाएं पंजाब एवं जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ी हुई हैं। यह भारत के छोटे राज्यों में से एक पहाड़ी राज्य है जिसकी राजधानी शिमला है। देवभूमि और ऋषि मुनियों की यह तपोभूमि है। मांडुक्य ऋषि ने यहाँ उपनिषद की रचना और महर्षि व्यास ने महाभारत जैसे विशाल काव्य की रचना की। अब ये क्या है ना, यह भी आपको पता चलेगा, आपको लगेगा कि सड़क निर्माण से इन सब चीजों का क्या महत्व, मतलब क्या लिंक है, क्या संबंध है। लेकिन क्या है ना, देखिए सड़क निर्माण से किन किन चीजों पर प्रभाव पड़ते हैं आपको पहले ही सोच लेना है, और उन्हीं सब चीजों का महत्व बताने के लिए हम ये सब लिख रहे हैं। आगे देखिएगा, पहाड़ियों से घिरा और उसकी गोद में बसे हिमाचल की जलवायु अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक है। घने जंगल, बर्फ से लदी चोटियां, बहते झरते नदी नाले झरने इसके आकर्षण केंद्र हैं। फिर स्टेप 3, अब आ जाइए मुद्दे की बात पर। भावनात्मक रूप से परीक्षा को जोड़े रखने का कार्य अब करें, क्योंकि अभी तक वो मतलब हिमाचल के बारे में काफी कुछ जान चुका है, लेकिन अब वो सर्च करे कि भाई मुद्दे की बात कहाँ आ रही है, सड़क निर्माण की बात कहाँ पर आ रही है, तो उसे जोड़े रखा है आपने अभी तक। अब जैसे देखिए, इसके अतिरिक्त यहाँ पर लगभग 32 वन्य जीवन अभ्यारण्य मौजूद हैं और कई सारे नेशनल पार्क भी बनाए गए हैं जहाँ कई प्रकार के पशु पाए जाते हैं, और इसी वजह से यहाँ पर लोग अक्सर आते जाते रहते हैं। पर्यटन का बता रहे हैं। अब यहाँ के धार्मिक स्थलों को भी बहुत मान्यता प्राप्त है और इसी वजह से लोग धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं। इस प्रकार प्राकृतिक और सांस्कृतिक रूप से संपन्न यह राज्य सदा से ही देश और विदेश में पर्यटन का प्रमुख केंद्र माना जाता है। अब ये पर्यटन हम क्यों कह रहे हैं, जितना पर्यटन होगा उतना आवाजाही होगी वाहनों की, और उसके लिए सड़कें तो अच्छी चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना, विकास के लिए। यह सब देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार दोनों का ही एक कर्तव्य बन जाता है कि वे आर्थिक, सामाजिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक हर रूप से संपन्न इस स्थान की गरिमा बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करें और उसके लिए समयानुसार आवश्यक कदम भी उठाते रहें। अब आपको पता चला, ये जो हमने पूरा प्लेटफॉर्म सजाया था ये इसलिए था कि मतलब हिमाचल का आर्थिक, सामाजिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है वो सब बता रहे थे अभी तक हम। अब आते हैं सही मुद्दे पर, जो दिया गया विषय है कि अब यही जो है कि इसी के चलते इस प्रदेश की उन्नति के लिए पिछले कुछ वर्षों में तेजी से यहाँ अनेक शैक्षिक संस्थान, नवीन उद्योग और उनमें आयात निर्यात, फलों की खेती और बिजली निर्माण हेतु कई कारखानों के निर्माण को अत्यधिक बढ़ावा मिला है। प्रशासन ने भी इसके लिए हर संभव सुविधा उपलब्ध करवाने में कोई कमी नहीं रखी है। जिस प्रकार यह विकास कार्य बढ़ रहा है, यहाँ मनुष्य और उद्योग सामग्री व अन्य सुविधाओं के यातायात हेतु यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए सड़क निर्माण का कार्य भी बहुत तेजी से हो रहा है। अब देखा आपने कि कैसे सड़क निर्माण को हमने बाकी चीजों के साथ जोड़ा। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण और भूस्खलन जैसी समस्याओं की संभावना के कारण सड़क निर्माण का कार्य और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। फिर अब तथ्य और विषय से जुड़ी अन्य जानकारियां अगर आपके पास हैं तो कंपल्सरी नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ के मंडी जिले में पठानकोट मंडी राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154 पर नारला से मंडी 19 किलोमीटर लंबे 2 लेन को 734 करोड़ रुपए की राशि केंद्र से मंजूर हुई है। मतलब आप देखिए सकारात्मक चीज दिखा रहे हैं कि सड़क निर्माण के जो कार्य है उसमें सरकार जो है वो कितना मतलब इन्वॉल्व है, कितने अच्छे से उसको मतलब सहयोग कर रही है, क्योंकि महत्वपूर्ण भी है वो।
केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में नेशनल हाईवे 154 के पठानकोट मंडी खंड के पधर के नजदीक नारला से बिजनी 19 ठीक है ना किलोमीटर 2 लेन सड़क निर्माण कार्य को कितने रुपए की स्वीकृति दी है। खास बात यह है कि इस सड़क में बाजारों को बचाने का प्रयास किया गया है, साथ ही निर्माण कार्य में कम से कम पेड़ लगे ऐसी योजना बनाई गई है। अब एक चीज ध्यान में रखिए, यहाँ पर कम से कम पेड़ लगे, इसका मतलब ये नहीं है सड़क पे पेड़ लगाने का काम। अब जैसे क्या है, सड़क बनाने के लिए पेड़ काटने ही होंगे, तो मतलब पेड़ों की कटाई जितनी कम से कम हो सके, ये वो चीज़ है कि कम से कम पेड़ लगे, कि कम से कम पेड़ों की जो कुर्बानी देनी पड़े, ये वो चीज़ है। अब तथ्य और विषय से जुड़ी अन्य जानकारियां। दरअसल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, सामरिक का अर्थ क्या होता है, समर जमा एक, समर का मतलब होता है युद्ध, और युद्ध से और पठानकोट आएगा, न्यूज़ आपको याद होगी अच्छे से। तो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पठानकोट मंडी 4 लेन प्रोजेक्ट के 5वें पैकेज में नारला से मंडी खंड का निर्माण होना है, लेकिन इस पहाड़ी क्षेत्र में सड़क 2 लेन ही बनेगी, जिसकी चौड़ाई 30 से 45 मीटर तक होगी। और मैं फिर वही चीज कह रही हूँ, बार बार कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो जितनी भी जो जानकारी है, ठीक है ना, ये अगर आपको पता है तभी दीजिए, नहीं तो नहीं भी देंगे, काम चल जाएगा, चिंता मत कीजिए। फिर विद्युत के उत्पादन के लिए छोटे छोटे पन बिजली घर बनाए गए हैं, और सतलुज व्यास लिंक परियोजना, गिरी बांटा जल विद्युत परियोजना और अन्य कई योजनाएं भी कार्यरत हैं, जिससे यह प्रदेश बिजली की सुविधा प्राप्त करता है। इसके साथ ही 24 नए पुल के निर्माण सहित अन्य निर्माण कार्य भी होंगे। परंतु सड़क निर्माण जैसे इन सभी विकास कार्यों के बीच सरकार के सामने कई बड़ी समस्याएं और चुनौतियां हैं। अब देखिए, ग्लोबल वार्मिंग को ना हमने सबसे मतलब ये नहीं स्टार्टिंग में मतलब नेगेटिविटी नहीं फैला दी कि भाई इससे तो बहुत नुकसान हो गया, ये हो गया। पहले हमने उस विषय की इंपॉर्टेंस भी बताई। जैसे मैंने कहा ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो पहले आपने पॉजिटिव साइड दिखाई कि हाँ, सड़क निर्माण बहुत महत्वपूर्ण है और सरकार भी उसमें सहयोग कर रही है, लेकिन अब सरकार के सामने भी चुनौतियां और समस्याएं हैं। वो क्या है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, तो वो देखिए अब कि कैसे लिखेंगे हम, जिसका समाधान यदि समय रहते ना किया गया तो यह ना केवल एक प्रदेश अपितु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्या भी बन सकती है, जो कि बन चुकी है। अब देखिए, मैंने कहा था ना, संकुचित मानसिकता नहीं दिखानी है। केवल आपने प्रदेश का नहीं सोचा, राष्ट्र का भी सोचा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सोचा। आगे देखिए, स्टेप 6 प्रभाव और परिणाम। अब इसमें क्या है कि जो हमने कहा कि जो सड़क निर्माण का कार्य है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और उसके परिणाम क्या निकलेंगे। उदाहरण के लिए, सड़क निर्माण में कितनी ही पहाड़ियों और चट्टानों को काटकर मार्ग निकाला जाता है, वहां के वनों को हटाकर उनमें रहने वाले जीव जंतु का भी आश्रय छिन जाता है, जिन्हें या तो मार दिया जाता है या कहीं और भेज दिया जाता है। कृषि योग्य भूमि को भी क्षति पहुंचती है, नुकसान पहुंचता है। बहुत से जलमार्गों की दिशा मोड़ दी जाती है, जिससे नदियों के भाव और जल की उपलब्धता पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। अब देख रहे हैं, समस्या और चुनौतियां हम डिटेल में बता रहे हैं एक एक चीज। निर्माण कार्य में कितने ही यंत्रों का प्रयोग होता है, जिससे ना केवल वायु अपितु ध्वनि और जल प्रदूषण भी व्यापक स्तर पर फैलता है। हर चीज को आपने यहां पर कवर किया है, ठीक है ना। तो कोशिश यही रहनी है कि हम कितना वाइड सोच सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो सड़क निर्माण के मध्य आने वाली सभी दुकानों और बाजारों को हटाने का निर्देश दिया जाता है, जिससे लोगों की आय और व्यवसाय पर गहरा असर पड़ता है, उनकी आर्थिक और पारिवारिक स्थिति को भी क्षति पहुंचती है। तो वो भी आपने चीज बताई है। फिर इन सभी के परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बहुत बढ़ता जा रहा है। जो आपने कहा था कि वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वो सब, किसी भी प्रकार से प्राकृतिक संपदा का नष्ट होना ग्लोबल वार्मिंग को और अधिक बढ़ावा देता है, जो पहले से ही औद्योगिक के इस युग की सबसे गंभीर वैश्विक समस्या बन चुका है। अब देखिए, बता दिया आपने कि ये जैसे कहते हैं ना, इंडस्ट्रियल एरा है। हर चीज मतलब इंडस्ट्रीज लग रही है नई नई, और उससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा और बढ़ जाता है, क्योंकि प्रदूषण फैलता है उससे। इससे जलवायु परिवर्तन होता है, अकाल और असमय वर्षा, अत्यधिक ठंड या गर्मी, ये इसी सबके दुष्परिणाम हैं। राजनीतिक या अन्य कारणों के चलते इन सभी समस्याओं को कहीं ना कहीं अनदेखा भी कर दिया जाता है। अब जैसे बाई चांस चुनाव होने जा रहे हैं, तो दिखाने के लिए कि हमने कितने काम किया है, प्रदूषण की चिंता किए बगैर सड़क निर्माण स्टार्ट हो जाता है। देखा ही होगा आपने। विकास और उन्नति के लिए इन्हें महत्वपूर्ण बताकर हानिकारक तत्वों को दरकिनार कर दिया जाता है। इन्हीं कारणों से हिमाचल में भी जोशीमठ जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होने का संकट उत्पन्न हो गया है। अब देखिए, जोशीमठ की जो न्यूज आई थी, उसे आपने इससे जोड़ दिया। तो वही सारी चीजें कि कैसे आप आधुनिक न्यूज से जोड़ते हैं। फिर अब स्टेप 7 निष्कर्ष,
कि अब आपने तो बता दिया कि कैसे कैसे नुकसान होता है, कि जो जीव है उनका वो छिन जाता है, वन काट दिए जाते हैं, लोगों का व्यवसाय छिन जाता है, नदियां मुड़ जाती हैं जिससे अकाल भी पड़ सकता है, पानी की उपलब्धता कम हो सकती है, बाढ़ भी आ सकती है। तो निष्कर्ष क्या है कि इन सभी पर प्रशासन को अपनी पैनी नजर रखनी होगी और समय रहते निर्णायक कदम उठाने होंगे, जिससे निजी और सरकारी संपत्ति ही नहीं अपितु प्राकृतिक संपदा का संरक्षण भी सही से हो। निर्माण कार्य को रोकना नहीं अपितु सीमा में रहते हुए सही योजना के अंतर्गत इन कार्यों का संचालन करना ही इस समस्या का सबसे बड़ा समाधान है। देखिए, निबंध का जो एंडिंग है ना, वो आपको ऐसे करनी है कि आप प्रॉब्लम प्रोवाइडर नहीं है, आप सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, उन्हें सिर्फ प्रॉब्लम दिखती है, और कुछ लोग होते हैं जो शांति से प्रॉब्लम को समझ के सॉल्यूशन ढूंढने में मदद करते हैं। तो आपको वही दिखाना है कि हम सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं। तो आपने कहा कि जैसे देखिए, निर्माण कार्य को रोकना नहीं है, वो तो चलता रहना चाहिए, कि महत्वपूर्ण भी है, उसकी महत्वपूर्ण मतलब महत्ता हमने पहले मतलब 2-3 भाग में बताई है पैसेज में। लेकिन इस जो ये चीज़ ये है वो लिमिट में रहकर करनी चाहिए, एक सीमा में रहते हुए सही योजना के अंतर्गत, कि कितने वन्य क्षेत्र को काटना है, कितने को नहीं काटना, जानवरों के संरक्षण के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो एक योजना के अंतर्गत ये कार्य होना चाहिए। विकास आवश्यक है, परंतु उसका मूल्य स्वस्थ जीवन से बहुत कम ही रहेगा। उन्नति और नवीनीकरण की आड़ में मनुष्य के स्वास्थ्य और पशु पक्षियों के जीवन से खिलवाड़, प्रकृति का हनन और उसकी दुर्दशा करने का अधिकार किसी भी प्रकार से अमानवीय ही कहलाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये निबंध यहाँ पर समाप्त होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि मतलब किस प्रकार से हमने जो सारी चीज़ें वो अरेंज की, कौन सी चीज़ आनी चाहिए, कौन सी नहीं आनी चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, इससे भी बेहतर निबंध आप लिख सकते हैं, इस विषय पर 10 गुना बेहतर लिख सकते हैं। बस वही है, अभ्यास करना है, विचारों को एकत्र कर इकट्ठा करके सही से क्रमबद्ध रूप में लिखना है। चलिए, तो फिर एक बार मैं शॉर्ट में फिर आपको बता दूं कि निबंध लेखन के माध्यम से परखा क्या जाता है कि एक तो आपके जो विचार है उन्हें आप कितने अच्छे से इकट्ठा करके लिखते हैं, कि जो आपके माइंड में चल रहा है उसे इकट्ठा करके प्रस्तुत कैसे करते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स। फिर विचारों को संतुलित तरीके से अभिव्यक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ध्यान से ये निबंध पढ़ा होगा, सुना होगा, तो आपने देखा होगा कि कहीं भी मैंने ना नकारात्मकता शो नहीं की, नेगेटिविटी शो नहीं की। एक सिक्के के दोनों पहलुओं को मैंने अच्छे से समझाया है तर्कों के साथ, कि किस प्रकार वहां पे जो संपदा है, प्राकृतिक संपदा, वो हिमाचल प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। सड़क निर्माण भी आवश्यक है, क्योंकि वहां पे इतना पर्यटन का होता है, फैक्ट्रियां लग रही हैं नई नई, लेकिन सड़क निर्माण का कार्य भी एक सीमा में होना चाहिए, नहीं तो ग्लोबल वार्मिंग पर भी मतलब ग्लोबल वार्मिंग उससे बढ़ सकती है। उसी प्रकार भाषा का प्रभावी प्रयोग करना है, विषयों पर छात्रों के स्वयं के विचार होने चाहिए। मैंने कहा था ओरिजिनल थॉट्स, वैचारिक स्तर की जानकारी मिलती है उससे, ठीक है ना, कि वो किस प्रकार का सोचते हैं, कि आप सिर्फ व्यक्तिगत रूप से देख रहे हैं, समाज का सोच रहे हैं, पूरे विश्व का सोच रहे हैं। संवेदात्मक और वैचारिक स्तर पर परिपक्वता, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो मैंने आपको कहा था ना कि कभी कभी एक संवेदनशील मुद्दा आ जाता है, तो उस पर आपको ना बहुत इमोशनल नहीं हो जाना है, क्योंकि इमोशनल होकर फिर आप ना बहुत कट्टरपंथी सोच आप दिखाते हैं निबंध में, वो चीज़ आपको नहीं दिखानी है। आपको दिखाना है हम कितना न्यूट्रल रहकर, कितना शांत रहकर कठिन से कठिन परिस्थिति को भी हैंडल कर सकते हैं। फिर विचारों की सकारात्मकता, जो मैं हमेशा से ही कहती हूँ, पॉजिटिविटी दिखानी है, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, अपने विचारों को दृढ़ता से प्रस्तुतिकरण, कि जो भी आप कह रहे हैं, जैसा भी कह रहे हैं, बस उसे दृढ़ता से प्रस्तुत कीजिए तर्क के साथ, कि हाँ जो हम कह रहे हैं वो सही है और क्यों सही है वो समझाइए। फिर आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास, रट्टू तोता नहीं होना चाहिए, विचारशीलता दिखनी चाहिए। आपके निबंध में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बस जो न्यूज़ में सुना बस वही आके फटाफट लिख दिया। आपने उस न्यूज़ को सुनकर आपने क्या सोचा, कितना उसमें गहराई तक आप सोच पाए और उसे इंटरप्रेट कैसे किया, वो सब चीज़ें आपके निबंध में शो होनी चाहिए। और फिर कुछ और चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए, कि एक तो क्रमबद्ध रूप से लिखिए, ठीक है ना, छोटे छोटे प्रभावशाली वाक्य सही रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा बीच में मेरे कुछ सेंटेंस बहुत बड़े भी थे, लेकिन क्या होता है फिर वो पढ़ते पढ़ते ना अर्थ बीच में अटक जाता है, तो कोशिश कीजिए बहुत ज़्यादा लंबे वाक्य मत लिखिए। फिर अनावश्यक बातें नहीं लिखनी चाहिए, फालतू की बातें अगर आप सिर्फ शब्द सीमा बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, बीच बीच में अगर वो फिट बैठती हैं तब तो करिए, नहीं फिट बैठती तो मत करिए, उससे नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा। बाकी व्याकरण के नियम, विराम चिन्ह वगैरह वो सब आपको थोड़ा सा लगाने हैं, ठीक है ना। आरंभ, मध्य और अंत में किसी उक्ति का अगर आप मतलब कोई आपको कोटेशन याद आ जाती है, आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको किसानों की स्थिति का बताया था, जय जवान जय किसान, और किस प्रकार से लिखना है वो भी महत्वपूर्ण है। बाकी तो वही सब है कि शब्द सीमा का ध्यान रखें, व्यर्थ की बातें ना लिखें, विषय से हटे ना, जो विषय दिया गया है उस पर रहें। तो बस यही था आपको जो निबंध है उसके लेक्चर में बताने के लिए। बाकी यही है, निबंध में सबसे महत्वपूर्ण चीज़, चीज़ों को समझिए, उस पर विचार करने का प्रयास कीजिए कि कितना गहराई से आप उस चीज़ को सोच सकते हैं, कितने व्यापक रूप से वाइड थिंकिंग रखिए अपनी,
ठीक है ना, एक्सटेंडेड थिंकिंग, और उसके बाद जो सोचते हैं उसे पेपर पर कितना उतार पाते हैं, इसी का आपको अभ्यास करना है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, लेकिन वही चीज़ है, सिर्फ सुनना नहीं है, उसे अप्लाई भी करना है अभी से। और मतलब बिल्कुल अभ्यास जो है वो प्रारंभ कर दीजिए, चाहे छोटा छोटा सा एक अनुच्छेद जितना ही आप निबंध लिखिए, चाहे ठीक है ना, जैसे 100 शब्दों का, लेकिन वहीं से अभ्यास तो प्रारंभ कीजिए ना, तो वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आगे भी हम जो लेक्चर हैं वो लेकर आते रहेंगे, निबंध के और सारे उदाहरण, अनुवाद कैसे करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके हम नए नए उदाहरण आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो इसी प्रकार हमसे जुड़े रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट।